This is Pot Spread. नमस्कार। आज हम बात करेंगे भारत के भविष्य को लेकर दो बहुत ही अलग और मैं कहूंगा दो जबरदस्त ब्लूप्रिंट्स पर। और ये वो ब्लूप्रिंट्स हैं जो हमें मिले देश के दो सबसे बड़े विचारकों से। तो सवाल ये उठता है कि किसी भी देश को, किसी राष्ट्र को आगे कैसे बढ़ना चाहिए। क्या रास्ता नैतिक आत्मनिर्भरता का होना चाहिए या फिर स्टेट के जरिए, सरकार के जरिए सामाजिक न्याय लाया जाना चाहिए। देखिए, यही वो बड़ा सवाल था जिसने महात्मा गांधी और डॉक्टर B.R. अम्बेडकर को, आप कह सकते हैं, दो अलग अलग रास्तों पर खड़ा कर दिया। तो इस चर्चा में हम क्या करने वाले हैं? सबसे पहले हम गांधी जी के गांव केंद्रित नैतिक अर्थव्यवस्था वाले विजन को समझेंगे। फिर हम देखेंगे डॉक्टर अम्बेडकर का स्टेट लेड, एक सामाजिक रूप से न्यायपूर्ण समाज का फ्रेमवर्क क्या था। और आखिर में हम इन दोनों की सीधी तुलना करेंगे ताकि ये समझ सकें कि इनकी सोच की विरासत आज के भारत पर कितनी गहरी है। ठीक है, तो चलिए शुरुआत करते हैं गांधी जी के विजन से। देखिए, उनके लिए इकोनॉमिक्स सिर्फ पैसों का, इंडस्ट्री का या आंकड़ों का खेल नहीं था। नहीं, ये बहुत गहराई से नैतिकता और आध्यात्मिकता से जुड़ा हुआ मामला था। गांधी जी के पूरे दर्शन का जो सार है, जो दिल है, वो है सर्वोदय का सिद्धांत। ये शब्द जॉन रस्किन की किताब अनटू दिस लास्ट से प्रेरित था। और इसका मतलब सिर्फ मेजॉरिटी का फायदा नहीं है, नहीं, इसका मतलब है हर एक इंसान का कल्याण, खास तौर पर उस व्यक्ति का जो समाज की कतार में सबसे आखिर में खड़ा है, जो सबसे ज्यादा हाशिए पर है। गांधी जी के लिए असली तरक्की का पैमाना यही था। अब ये जो उनका विजन था, ये 4 मजबूत पिलर्स पर खड़ा था। पहला, स्वराज, यानी सिर्फ राजनीतिक आजादी नहीं बल्कि आर्थिक और नैतिक रूप से भी खुद पर राज। दूसरा, स्वदेशी, मतलब लोकल प्रोडक्शन और लोकल कंजम्पशन से आर्थिक आत्मनिर्भरता हासिल करना। तीसरा, अहिंसा, यानी सारी इकोनॉमिक एक्टिविटी में नॉन वायलेंस, ये पक्का करना कि इंसानों का, जानवरों का या प्रकृति का कोई शोषण ना हो। और चौथा है ट्रस्टीशिप। इसका सीधा सा मतलब ये है कि जो अमीर लोग हैं वो अपनी अतिरिक्त संपत्ति के मालिक नहीं बल्कि समाज के ट्रस्टी हैं। इन्हीं चारों ने मिलकर एक ऐसी इकोनॉमी का ब्लूप्रिंट तैयार किया जहां मुनाफे से ऊपर इंसानियत की गरिमा को रखा गया। उनका ये जो मशहूर कोट है ना कि पृथ्वी हर इंसान की ज़रूरत पूरी कर सकती है लेकिन किसी एक के भी लालच को नहीं, ये असल में वेस्टर्न मटेरियलिज्म यानी भौतिकवाद पर एक बहुत तीखा कमेंट है। ये बिल्कुल साफ कर देता है कि वो ज़रूरत और लालच के बीच एक नैतिक, एक मॉरल लाइन खींचने में कितना विश्वास रखते थे। तो इसीलिए गांधी जी एक डिसेंट्रलाइज्ड इकोनॉमी की वकालत करते थे। मतलब असली पावर दिल्ली में बैठे कुछ लोगों के पास ना हो बल्कि भारत के लाखों गांवों के पास हो। वो चाहते थे कि हर गांव एक आत्मनिर्भर रिपब्लिक की तरह काम करे, जो पंचायती राज सिस्टम के जरिए अपने रिसोर्सेज को खुद मैनेज करे। और इसी सोच की वजह से गांधी जी बड़े पैमाने पर औद्योगिकरण के, मतलब बड़ी बड़ी मशीनों और फैक्ट्रियों के सख्त आलोचक थे। उन्हें लगता था कि मशीनें इंसानों से उनका काम छीन लेंगी, पैसा कुछ ही हाथों में सिमट जाएगा और गांव में गरीबी बढ़ेगी। इसके बिल्कुल उलट उन्होंने कुटीर उद्योगों जैसे खादी को बढ़ावा दिया। चरखा तो इसका सिंबल ही बन गया था। उनका मानना था कि इससे बड़े पैमाने पर रोजगार पैदा होगा, गांव की इकोनॉमी फिर से जिंदा होगी और सबसे जरूरी, श्रम की गरिमा बढ़ेगी। तो ये तो था गांधी जी का विजन। अब चलिए देखते हैं डॉक्टर अंबेडकर का फ्रेमवर्क क्या था, जो गांधी जी के विचारों से आप कह सकते हैं काफी अलग था। और ये फ्रेमवर्क बना था उनके अपने निजी अनुभवों से, खास तौर पर जो उन्होंने जातिगत भेदभाव झेला था उससे। अब डॉक्टर अंबेडकर का पूरा इकोनॉमिक फिलॉसफी, आप कह सकते हैं, इसी एक पावरफुल बात से निकलती है। जाति सिर्फ श्रम का विभाजन नहीं है बल्कि श्रमिकों का भी विभाजन है। उनका मानना था कि भारत की आर्थिक प्रॉब्लम सिर्फ गरीबी या बेरोजगारी नहीं है, नहीं, इसकी जड़ में है जाति व्यवस्था की ढांचागत हिंसा, जो लोगों को जन्म के आधार पर ही बांट देती है और आगे बढ़ने से रोकती है। तो इस प्रॉब्लम को जड़ से खत्म करने के लिए डॉक्टर अंबेडकर ने एक बहुत ही प्रैक्टिकल स्टेट लेड मॉडल सामने रखा। पहला कदम, स्टेट सोशलिज्म, यानी जरूरी इंडस्ट्रीज और खेती पर सरकार का कंट्रोल ताकि रिसोर्सेज का बराबर बंटवारा हो सके। दूसरा कदम, तेजी से औद्योगिकरण ताकि खेती के अलावा नौकरियां बने और गांव की जाति आधारित इकोनॉमी की पकड़ टूटे। तीसरा और सबसे जरूरी, जाति का विनाश, क्योंकि वो इसे सिर्फ एक सामाजिक मुद्दा नहीं बल्कि इकोनॉमिक तरक्की की सबसे बड़ी रुकावट मानते थे। और चौथा कदम, मजबूत कानूनी और संवैधानिक गारंटी जो समानता को लागू करे और हाशिए पर खड़े समुदायों के आर्थिक अधिकारों की रक्षा करे। और देखिए, उनकी ये विचार सिर्फ थ्योरी नहीं थे, आप उनकी पूरी इकोनॉमिक जर्नी को देख सकते हैं। 1923 में द प्रॉब्लम ऑफ द रूपी लिखने से लेकर उनके थीसिस के आइडियाज, जिनसे 1935 में रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया बना,
फिर लेबर मिनिस्टर के तौर पर उन्होंने मजदूरों के अधिकार, समान वेतन और मैटरनिटी बेनिफिट्स के लिए काम किया। यहाँ तक कि स्टेट्स एंड माइनॉरिटीज में उन्होंने मुख्य उद्योगों के राष्ट्रीयकरण का प्रस्ताव रखा। तो कोलंबिया यूनिवर्सिटी की पढ़ाई से लेकर भारत के संविधान निर्माता बनने तक उन्होंने अपने इन आइडियाज को असल पॉलिसीज में बदला। अब यहीं पर गांधी जी से उनका सबसे बड़ा मतभेद दिखता है। जहां गांधी जी गांव को एक आदर्श, एक आत्मनिर्भर इकाई के रूप में देखते थे, वहीं डॉक्टर अंबेडकर गांव को शोषण और दमन का गढ़ मानते थे। उनका साफ मानना था कि गांव में जो गरीब हैं, खासकर दलित, उनके उत्थान के लिए सरकार को सीधे दखल देना होगा। जमीन पर जो ऊंची जातियों का एकाधिकार है, उसे तोड़ना होगा, भले ही इसके लिए स्टेट मैनेज्ड कलेक्टिव फार्मिंग जैसे कदम उठाने पड़े। तो अब हम उस पॉइंट पर आते हैं जहां हम इन दोनों महान विचारकों की सोच को आमने सामने रखकर देखते हैं, समझते हैं कि कहां उनके विचार मिलते थे और उससे भी ज्यादा जरूरी, कहां उनके रास्ते बिल्कुल अलग हो जाते थे। ये टेबल उनके बीच के बुनियादी फर्क को बहुत अच्छे से दिखाती है। देखिए, इकोनॉमिक मॉडल की बात करें तो गांधी जी का अप्रोच नैतिक, डिसेंट्रलाइज्ड और जरूरतों पर आधारित था। वहीं अंबेडकर का मॉडल भौतिक, स्टेट लेड और अधिकारों पर आधारित था। राज्य की भूमिका पर भी दोनों अलग थे। गांधी चाहते थे कम से कम दखल, गांव अपने आप में गणराज्य हों। अंबेडकर चाहते थे सेंट्रलाइज्ड प्लानिंग, स्टेट सोशलिज्म। औद्योगिकरण पर गांधी जी आलोचनात्मक थे, कुटीर उद्योगों के पक्ष में थे। अंबेडकर के लिए ये आधुनिकीकरण और नौकरियों के लिए जरूरी था। और सबसे बड़ा अंतर, सामाजिक सुधार। गांधी जी नैतिक अपील, हृदय परिवर्तन पर जोर देते थे, जबकि अंबेडकर कानूनी और संवैधानिक गारंटी को ही एकमात्र रास्ता मानते थे। और ये जो वैचारिक टकराव था, ये 1932 के पूना पैक्ट के दौरान एकदम खुलकर सामने आ गया। हुआ ये कि अंबेडकर दलितों के लिए सेपरेट इलेक्टोरेट यानी अलग राजनीतिक प्रतिनिधित्व की मांग कर रहे थे, ताकि उनका सही रिप्रेजेंटेशन हो सके। दूसरी तरफ गांधी जी इसका विरोध कर रहे थे। उन्हें डर था कि इससे हिंदू समाज बढ़ जाएगा। उन्होंने आमरण अनशन तक कर दिया, जिसके बाद एक समझौता हुआ। अंबेडकर ने गांधी जी की जान बचाने के लिए समझौता तो कर लिया, पर उन्हें हमेशा यह महसूस हुआ कि इससे दलितों की राजनीतिक शक्ति कमजोर हो गई। और मजे की बात देखिए, आजादी के बाद भारत ने इन दोनों में से किसी एक रास्ते को पूरी तरह नहीं अपनाया, बल्कि एक हाइब्रिड मॉडल चुना। जैसे पहला पंचवर्षीय योजना 1951 से 56 जो था, वो कृषि पर फोकस था, जिसमें गांधी जी की सोच झलकती है। वहीं दूसरी पंचवर्षीय योजना 1956 से 61 में भारी उद्योगों को प्राथमिकता दी गई, जिसमें अंबेडकर की सोच की गूंज थी। तो चलिए अब इस बातचीत के आखिरी हिस्से में चलते हैं और ये देखते हैं कि इन दो महानायकों की ये जो बहस थी, वो आज के भारत की पॉलिसीज और आज की चुनौतियों के लिए कितनी प्रासंगिक है। आज भी आप देखें तो भारत की बड़ी बड़ी सरकारी योजनाओं में इन दोनों की छाप साफ दिखती है। एक तरफ मनरेगा यानी रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी या आत्मनिर्भर भारत जैसी स्कीम्स हैं जो गांधी जी की आत्मनिर्भरता की विरासत को आगे बढ़ाती हैं, तो दूसरी तरफ रिजर्वेशन पॉलिसीज या प्रधानमंत्री आवास योजना और जनधन योजना जैसी स्कीम्स हैं जो सीधे सीधे अंबेडकर के सामाजिक न्याय और कानूनी अधिकारों वाले विजन से जुड़ी हैं। लेकिन दोनों दृष्टिकोणों के बीच का वो जो तनाव था, वो आज भी बना हुआ है। जरा इन आंकड़ों पर गौर कीजिए। भारत की करीब 65% आबादी आज भी गांव में रहती है। ये वही ग्रामीण भारत है जो गांधी जी के चिंतन का केंद्र था, पर देश की जीडीपी में इनका योगदान सिर्फ 25% के आसपास है। ये एक बहुत बड़ा आर्थिक असंतुलन है जो आज भी एक हकीकत है। और अब तो 21वीं सदी की नई चुनौतियां हमारे सामने हैं, जैसे क्लाइमेट चेंज, जो गांधी के सस्टेनेबिलिटी वाले मॉडल को अंबेडकर के इंडस्ट्रियल मॉडल के सामने खड़ा कर देता है, या फिर डिजिटल डिवाइड। आज भी 40% ग्रामीण भारत के पास इंटरनेट नहीं है। ये एक ऐसी ढांचागत बाधा है जिस पर अंबेडकर जरूर ध्यान देते। गिग इकोनॉमी में वर्कर्स के पास कोई प्रोटेक्शन नहीं है, जो अंबेडकर के मजबूत लेबर राइट्स की जरूरत को याद दिलाता है। तो ये सारी नई चुनौतियां हमें इन दोनों की फिलॉसफी पर फिर से सोचने पर मजबूर कर रही हैं। तो हम अंत में इस सवाल पर आकर रुकते हैं, एक न्यायपूर्ण और टिकाऊ भारत बनाने के लिए कौन सा रास्ता ज्यादा उम्मीद देता है, गांधी का नैतिक परिवर्तन या अंबेडकर की ढांचागत क्रांति? शायद असली सवाल यह है ही नहीं कि कौन सही था। शायद असली चुनौती यह है कि क्या हम गांधी के विजन की नैतिक ताकत को अंबेडकर के विजन के ढांचागत न्याय के साथ मिला सकते हैं? शायद असली जवाब इसी संतुलन में कहीं छिपा है।